प्यारे छात्रों, नमस्कार। बीए पार्ट थर्ड हिंदी साहित्य के सेकंड पेपर में हम लोग पढ़ रहे हैं लेखक एवं रचना परिचय, यानी जिन रचनाकारों की रचनाएं आपके पाठ्यपुस्तक में शामिल की गई है उनका जीवन परिचय, और जो रचना यानी जो कहानियाँ आपके पाठ्यक्रम में है उनकी संक्षेप में विवेचना। कल हमने जयशंकर प्रसाद और चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के बारे में चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रेमचंद और उनकी कहानी जो आपके इस कोर्स में है पूस की रात, इस पर बात करेंगे। दूसरे कहानीकार है विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक और इनकी कहानी का नाम है ताई, इस पर संक्षेप में चर्चा करेंगे। और तीसरे जो रचनाकार हैं, तीसरी जो कहानी आपके कोर्स में है नशा, इसकी चर्चा करेंगे और इसकी रचनाकार हैं मनु भंडारी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस ई क्लास को। प्रेमचंद की बातचीत करेंगे। प्रेमचंद जी से आप बहुत अच्छी तरह से सभी परिचित हैं। इनका जन्म 1880 ईस्वी में और उनका निधन 1936 ईस्वी में हुआ था। इनका असली नाम धनपत राय था, ये आप सभी जानते हैं। 1904 से 1916 तक इन्होंने उर्दू में कहानियाँ लिखी। उसके बाद वे हिंदी में लिखने लगे और हिंदी में इन्होंने अपना नाम धनपत राय से बदलकर प्रेमचंद रख लिया और इसी नाम से वो अब तक जाने जाते हैं। अधिकतर लोग प्रेमचंद जी के नाम से ही उनसे परिचित है। उन्होंने हिंदी में लगभग 300 कहानियाँ लिखी, जो इनका जो कहानी संग्रह है मानसरोवर उसमें संग्रहित हैं। इसके अलावा इन्होंने गोदान, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, गबन, कायाकल्प, कर्म भूमि, रंग भूमि, निर्मला आदि उपन्यासों की रचना कर हिंदी में उपन्यास विधा को प्रौढ़ता प्रदान की और हिंदी प्रेमियों ने इन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि से नवाजा। उन्होंने नाटक तथा निबंध भी लिखे, लेकिन वो संख्या में कम हैं। मेरे विचार, ये उनका निबंधों का संकलन है। प्रेमचंद हिंदी के उन लेखकों में हैं जिन्होंने हिंदी गद्य को प्रौढ़ता प्रदान की तथा कहानी और उपन्यास विधाओं को नए आयाम दिए। प्रेमचंद के साहित्य का जो मुख्य स्वर है वह है समाज सुधार। प्रेमचंद जी मानते हैं कि कला का कार्य मनोरंजन नहीं, सामाजिक सौदेशिता होनी चाहिए। यही सूत्र उनके समस्त लेखन का आधार है। प्रेमचंद की कहानियों में समाज की कुरीतियों, सामाजिक राजनीतिक उथल पुथल, किसानों की दयनीय दशा, सामाजिक रूढ़ियों के बंधनों में तड़पती नारी की वेदना का बहुत ही मार्मिक चित्रण हुआ है। दलित और शोषित के प्रति संवेदना से ओतप्रोत प्रेमचंद की कहानियां पाठक के मन में केवल करुणा ही नहीं जगाती, वरन पाठक को शुभ और आदर्श की ओर भी प्रेरित करती है। अपने आरंभिक जीवन में प्रेमचंद गांधी जी से प्रभावित रहे, अतः उनकी कहानियों में आदर्शवाद का स्वर मुखरित है, किंतु धीरे धीरे वे यथार्थवाद को स्वीकार करते हैं। कफन, पूस की रात आदि कहानियों में उनकी यथार्थवादी दृष्टि की झलक मिलती है। प्रेमचंद ने कहानियां अत्यंत सरल और सहज शैली में लिखी हैं तथा उनकी भाषा अत्यंत सजीव और पारदर्शी है। उनकी कहानियां भारतीय जीवन की विसंगतियों पर तीखा प्रहार करती है। उनकी सभी कहानियां
जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, मानसरोवर के 8 खंड है, उनमें संकलित है। कभी मौका मिले तो ज़रूर पढ़िएगा। साहित्य के विद्यार्थी हो, आपकी रुचि होनी चाहिए श्रेष्ठ साहित्यिक रचनाओं को पढ़ने में। अब हम बात करते हैं इस वर्ष जो प्रेमचंद जी की कहानी आपके पाठ्यक्रम में रखी गई है, पूस की रात, इस कहानी के बारे में। बहुत खूबसूरत कहानी है, प्रेमचंद जी की चंद श्रेष्ठ कहानियों में से एक है ये। कहानी का प्रारंभ ऋण की चिंता से होता है और अंत ऐसी अकर्मण्य दीनता में जो हर समस्या का समाधान तो लगती है लेकिन होती नहीं है। इस कहानी में प्रेमचंद अपने इस उद्देश्य को दर्शाने में सफल हुए हैं कि छोटे किसान का शत्रु केवल साहूकार ही नहीं बल्कि प्रकृति भी है। जो प्रकृति उसे खेत में अन्न देती है, वही प्रकृति उसकी खेती को चौपट भी कर देती है और जिसके कारण ऋण की समस्या प्रारंभ होती है और तब मजदूरी और खेती दोनों ही इस समस्या का उधर नहीं भर पाती। अतः एक छोटे से हिस्से को छोड़कर संपूर्ण कहानी हल्कू, जो इस कथा का नायक है, उसका एकालाप जैसी ही है, जिसमें मुन्नी जो हल्कू की पत्नी है और जबरा उसके पालतू कुत्ते का नाम है, इन दोनों के होते हुए भी उपस्थिति के कोई सार्थक संकेत नहीं दे पाते और जो नहीं है, जैसे कि सहना, उसकी उपस्थिति ऐसी है जिसके कारण शक्ति रहते हुए भी हल्कू निरुपाय है। निरुपाय इस अर्थ में कि कर्ज चुकाने के कारण वह कंबल तक नहीं खरीद पाता और कंबल न खरीद पाने से वह अंततः सर्दी के कारण नील गायों से खेत की रक्षा भी नहीं कर पाता। कहानी में ठंडी रात के वातावरण की बनावट शिल्प की सपाटता के बावजूद उसे कलात्मक आयाम देती है। कहानी का अंत होते होते कहानी ठंड में खेत पर सोने से बचने के कारण हल्कू की प्रसन्नता और मजदूरी करके माल गुजारी चुकाने की मुन्नी की चिंता पाठक को कहानी पर देर तक सोचने के लिए विवश कर देती है। किसान की दुर्दशा उस मजदूर से भी कहीं अधिक है जो मजदूरी करके अपना पेट पालता है, जबकि किसान को उस मजदूरी में से खेत का लगान भी चुकाना है। कहानी अपने प्रभावान्विति में सफल है और बिना किसी समाधान के प्रेमचंद पाठक के सम्मुख केवल प्रश्न उठाकर ही छोड़ देते हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक में जो अगले कहानीकार हैं जिनकी कहानी आप इस वर्ष पढ़ेंगे, चौथे कहानीकार हैं ये। इनका नाम है विश्वंभर नाथ शर्मा। इनकी ताई नाम की कहानी आप इस वर्ष पढ़ेंगे। आइए इनके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। कौशिक जी का जन्म 1891 ईस्वी में हुआ और इनका निधन 1945 ईस्वी में। प्रेमचंद जी की तरह कौशिक जी भी पहले उर्दू में ही लिखते थे, बाद में उर्दू को छोड़कर ये हिंदी में लिखने लगे। उनकी पहली कहानी रक्षाबंधन 1913 में प्रकाशित हुई थी। ये भी प्रेमचंद जी की परंपरा के ही कहानीकार हैं तथा समाज सुधार को उन्होंने अपनी कहानियों का विषय बनाया। उनकी कहानियों की शैली अत्यंत सरल है, सरस है और रोचक है।
उनकी हास्य व्यंग्य पूर्ण कहानियाँ चांद में दुबे जी की चिट्ठी के रूप में प्रकाशित हुई थी। पत्रिका का नाम है चांद, उसमें इनकी दुबे जी की चिट्ठी इस नाम से इनकी रचनाएं प्रकाशित हुई थी। इन्होंने लगभग 300 कहानियाँ लिखी तथा रक्षाबंधन, कल्प मंदिर, चित्रशाला इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। कौशिक जी की कहानियों में घरेलू समस्याओं और उनके समाधान का सफल प्रयास मिलता है। यानी इनकी कहानियों में अधिकतर पारिवारिक समस्याओं को चित्रित किया गया है। उनकी भाषा सरल है, साफ है और ओजस्वी है। इनकी कहानियों के पात्र हमारे जीवन से जीते जागते लोग हैं। हमारे जीवन के इनकी कहानियों को पढ़ते समय ऐसा लगता है कि ये तो हमारा अपना जीवन है। वे स्थितियों का बहुत ही मार्मिक चित्रण करते हैं। इनकी जो कहानी जिसका नाम ताई है, जो इस वर्ष आप पढ़ेंगे, ये इनकी प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। न केवल इनकी कहानियों में ये सर्वश्रेष्ठ है, बल्कि हिंदी की चंद श्रेष्ठ कहानियों में इसकी गिनती होती है। यह कहानी पारिवारिक संबंधों की विसंगतियों को उजागर करती है। मानसिक संकीर्णता से उत्पन्न ईर्ष्या, द्वेष बच्चों के स्नेह में सूत्रों से किस प्रकार दूर हो जाता है, इस तथ्य को बड़ी कुशलता से इस कहानी में चित्रित किया गया है। रामजी दास की पत्नी रामेश्वरी निसंतान है, किंतु रामेश्वरी की निकटता उसके देवर के बच्चों से बढ़ती जाती है। ताई रामेश्वरी के मन की ईर्ष्या को बालक मनोहर का निश्चल प्यार धो देता है और रामेश्वरी का चरित्र एक उदात्त महिला के रूप में पाठक के समक्ष उभरता है। पांचवी कहानी का नाम है नशा, जो मनु भंडारी द्वारा लिखी गई है। इसके बारे में हम बात करते हैं। 20वीं शताब्दी के छठे दशक में जिन महिला कथाकारों ने अपनी अलग पहचान बनाई, उसमें मनु भंडारी और उषा प्रियमवदा के नाम अग्रणी हैं। इनमें भी मनु भंडारी की रचनाशीलता बहुआयामी है। उन्होंने अपनी कहानियों में बदलती मानवीय रिश्तों को उकेरा है। यही सच है, कहानी ने मनु भंडारी को नई कहानी आंदोलन के कहानीकारों की अग्रिम पंक्ति में ला खड़ा किया। इस कहानी पर रजनीगंधा नाम से फिल्म भी बनी। मनु भंडारी की कहानियां पात्रों के आंतरिक संसार का विश्वसनीय बड़ी सहजता से करती है चित्रण। उनकी कहानियों में बनावटीपन नहीं है, अतः वे पाठक को गहराई से प्रभावित करती है। मैं हार गई, यही सच है, एक प्लेट सैलाब, त्रिशंकु आदि उनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। तो 1 इंच मुस्कान, ये उनका उपन्यास है जो इन्होंने अपने पति राजेंद्र यादव जी के साथ मिलकर के लिखा था। आपका बंटी, महाभोज आदि इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। उन्होंने एक कहानी ये भी नामक आत्मकथात्मक रचना भी लिखी है, जिसमें उनके व्यक्तिगत और रचनात्मक संघर्ष का
जिक्र है। इनकी जो कहानी है नशा, जिसको इस वर्ष आप पढ़ेंगे, ये एक मार्मिक कहानी है जिसमें उन्होंने मानवीय संवेदनाओं को बड़ी कुशलता से उकेरा है। यह नई कहानी आंदोलन के दौर की कहानी है, जब कहानी को घटनाओं के घटाटोप से मुक्त कर मनुष्य केंद्रित बनाने का प्रयास किया जा रहा था। तब मनुष्य की भावनाओं के समक्ष सामाजिक और नैतिक मूल्यों का भी विशेष महत्व नहीं रह गया था। ये उस दौर की कहानी है। इस कहानी के केंद्र में आनंदी नामक एक स्त्री है, जिससे अपने परिवार के जीवन में सुख की अनुभूति नहीं होती। उसका वैवाहिक जीवन का जो प्रारंभ है वो सास की प्रताड़नाओं से होता है। इन प्रताड़नाओं में शराबी पति के अत्याचार और जुड़ जाते हैं। उसका पति शंकर शराब का आदी है तथा एक दिन भी शराब के बिना नहीं रह सकता। आनंदी दूसरों का अनाज पीसकर या कपड़े सीकर जो कुछ भी कमाती है, उसका शराबी पति शंकर उसे छीन ले जाता है और शराब पी जाता है। वह आनंदी के साथ मारपीट भी करता रहता है। इस पारिवारिक स्थिति का विरोध उसका बेटा, जिसका नाम किस्नू है, वह करता है और वह अपने पिता से लड़कर घर से भाग जाता है। वह 12 बरस तक गायब रहता है कि अचानक आनंदी के नाम उसका एक पत्र आता है कि मैं उसे लेने आ रहा हूँ। मैंने मकान बनवा लिया है और कपड़े का व्यापार कर लिया है। लेकिन शंकर की आदत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इतने वर्षों बाद भी किशनु आता है और आनंदी को अपने साथ ले जाता है। वहाँ आनंदी को हर प्रकार की सुख सुविधाएं मिलती हैं, किंतु उसका मन पति शंकर में अटका रहता है। उसे लगता है कि बिना शराब के शंकर कैसे रहता होगा। वह पड़ोसियों के कपड़ों की सिलाई कर शंकर को मनी ऑर्डर भेज देती है। जब ये रहस्य कृष्णु के समक्ष खुलता है तो आनंदी शर्मिंदा होती है। कहानी में आनंदी के मन की गहराई से पड़ताल की गई है। आनंदी जानती है कि उसके पति शंकर की नशा करने की आदत बहुत खराब है, फिर भी उसका मन पति के प्रति गहराई से जुड़ा है। ये जुड़ाव भी तो एक नशा ही है, जिसके सहारे आनंदी जी रही है और हर प्रकार की तकलीफ सहन कर रही है। यदि शंकर को शराब का नशा है तो आनंदी को प्यार और लगाव का नशा है, और ये नशा अधिक आत्मीय, बहुत गहरा और स्वाभाविक है, जिसे मन्नू भंडारी ने इस कहानी में रेखांकित किया है। जहाँ तक इस कहानी के शिल्प की बात है, ये कहानी बहुत ताजगी भरी है और अधिकांश कहानी फ्लैशबैक शैली, जिसको पूर्व दीप्ति शैली कहते हैं, में रची गई है, जो भावनाओं के ज्वार को बड़ी तीव्रता और गहराई से अंकित करती हैं। आनंदी का चरित्र सारी सामाजिक मर्यादाओं और आदर्शों से ऊपर उठकर सच्ची मानवीयता के साथ उभरता है और पाठक से रागात्मक संबंध स्थापित करता है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने 3 रचनाकारों और उनकी 3 रचनाएं जो इस वर्ष आपके पाठ्यक्रम में शामिल हैं, उसके बारे में बहुत ही संक्षेप में चर्चा की, क्योंकि समय भाव रहता है। इसे तकनीक की अपनी सीमाएं हैं। फिर भी मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इससे अवश्य लाभ मिलेगा। कल फिर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।